अल्सर एक टर्म, कॉमन टर्म है, एक जख्म। और पेप्टिक स्टोमिक का टर्म को पेप्टिक बोला जाता है लैटिन वर्ड में। यानी एक स्टोमिक में अल्सर, जो हम लोग का जो गट है वो बहुत सारे डिवीजन में बटे हुए हैं। पहला पार्ट ओसोफेगस है, सेकेंड पार्ट मेरा स्टोमिक है, थर्ड पार्ट मेरी स्मॉल इंटेस्टीन है, फोर्थ पार्ट मेरी लार्ज इंटेस्टीन है। तो ये मेरे इंटेस्टीन के पार्ट है। तो जनरली जो पेप्टिक अल्सर्स के जो सिम्टम्स होते हैं, यानी पेप्टिक अल्सर्स जो डिजीज होते हैं, या तो वो लोअर पार्ट ऑफ द ओसोफेगस में होते हैं, या तो वो स्टोमिक में होते हैं, या अपर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट में होती हैं। अगर ये अल्सर कहीं भी हैं, अगर अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर स्टोमिक, अगर लोअर पार्ट ऑफ द ओसोफेगस अगर अल्सर हैं, दे आर कॉल्ड पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर्स के जो मोस्ट कॉमन कारण है वो एक बैक्टीरिया है, जिसे हम लोग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी कहते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉजेज में से, यानी पेप्टिक अल्सर्स क्यों होता है, यानी क्यों कौन कराता है, तो एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होती है जिसके वजह से होती है। दूसरी मोस्ट कॉमन कॉज है नैसेट्स, यानी दर्द की दवा। ये दो चीज, एक बैक्टीरिया और दूसरी नैसेट्स, ये 90% इंसिडेंट कवर करते हैं पेप्टिक अल्सर के कारण में। यानी जो लोग दवा ले रहे हैं दर्द की दवा, तो वो लोग प्रेजेंट करेंगे ही करेंगे, या फिर किसी पेशेंट को एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो वो अल्सर के प्रेजेंट करेंगे। इत्तेफाकन की बात है कि इंडिया में एच पाइलोरी की इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। लगभग हर दूसरा आदमी एच पाइलोरी इन्फेक्शन से पॉजिटिव है। यानी कुछ भी अगर वो खाएगा और वो अल्सर से कांटेक्ट में आएगा वो फूड, तो एक बॉडी रिफ्लेक्स प्रोवाइड करती है जिसके वजह से उसको नोजिया वॉमिटिंग फील होती है। तो पहला सिम्टम्स में उसको पेशेंट प्रेजेंट करेंगे नोजिया वॉमिटिंग की तरह। दूसरा कि थोड़ा बर्निंग सेंसेशन, यानी अपर एब्डोमेन में, एपिगैस्ट्रिक रीजन में वो हमेशा बोलेगा कि यहाँ पे जलन देता है। इवन इन चेस्ट, कि ये मेरे इस मिड पोर्शन में, चेस्ट में मेरा बहुत जलता है, बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन देती है। कुछ लोग प्रेजेंट करते हैं कि मेरे लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में पेन होते हैं। तो कभी कभी वो मिमिक कर जाते हैं हार्ट अटैक की तरह भी। कभी कभी वो हार्ट अटैक को हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि वो पेप्टिक अल्सर की वजह से दर्द हो रहा है या फिर हार्ट अटैक से हो रही है। बट अगर यंग पेशेंट्स में अगर पेन होते हैं, चेस्ट पेन होते हैं, तो मोस्ट कॉमन कॉज जो होते हैं वो पेप्टिक अल्सर ही होते हैं। पहले तो अल्सर्स अगर बढ़ेंगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन लेके प्रेजेंट करते हैं। कभी अगर अल्सर अगर डीप हो गए तो वो ब्लीडिंग की तरह प्रेजेंट करते हैं, और पेशेंट को अलकतरा की तरह एकदम ब्लैक ब्लैक टेरी स्टूल होते हैं, अलकतरा की तरह एकदम टर्म ही रहता है वो अलकतरा। तो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि मेरे को सुबह में लूज स्टूल हुई थी जिसका कलर अलकतरा की तरह था, एकदम ब्लैक टेरी स्टूल था। देन ये समझ लेना चाहिए कि ये कंप्लेन ड्यू टू अल्सर, ब्लीडिंग की वजह से। यानी अल्सर जो डीप इतना हो गया है कि कोई ब्लड वेसल्स उसके बीच में आई है तो वो कट गया है, जिसके वजह से वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। और वो पूरा जब सिस्टम से गुजरती है तो उसका वो रेड कलर जो ब्लड का रहता है वो कलर चेंज होकर ब्लैक में तब्दील हो जाती है। तो एक कॉम्प्लिकेशन तो ये हो जाती है कि उस पेशेंट प्रेजेंट करते हैं ब्लैक टेरी स्टूल। कभी कभी क्या होते हैं कि अगर पेशेंट का इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, पेशेंट इम्यून अच्छा है, यंग पेशेंट है, तो वो बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करते हैं। वो कुछ जख्म बनते हैं तो उसको हील करने का कोशिश करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं कि हीलिंग होती है तो फाइब्रोसिस हो जाती है। तो जो स्टोमिक, जो अपर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में जो खुलती है एक छोटी सी पार्ट होती है पाइलोरस, बहुत छोटी सी एक लीमन होती है। तो वहां पे इतना फाइब्रोसिस हो जाने की वजह से उसकी लीमन छोटे हो जाते हैं। तो पेशेंट हमेशा वो कंप्लेन करेगा, कुछ भी खाते हैं वॉमिट हो जाती है, कुछ भी खाते हैं वॉमिट हो जाती है, और कुछ भी खाएंगे तो पेट मेरा फूल जाता है। तो इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन ऑब्स्ट्रक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तीसरी जो कंप्लेन होती है वो कार्सिनोमा की होती है। मोस्ट कॉमन जो, अगर अल्सर तीन जगह पे, लोअर पार्ट ऑफ द ओसोफेगस या स्टोमिक या अपर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। अगर स्टोमिक के अल्सर एच पाइलोरी, जो मैंने बैक्टीरिया का नाम लिया था अभी कुछ देर पहले, अगर इस बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं तो 75% चांसेस होते हैं कि वो आगे चल के कैंसर में तब्दील हो जाए। और अगर ड्यूडेनम में अल्सर है, यानी अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, और वो एच पाइलोरी के कारण है, तो उसमें ओनली 10%, 20% ही चांसेस होते हैं कि वो जाके कन्वर्ट करे कैंसर में। अगर स्टोमिक में है तो हाई चांस है कि आप उसको ट्रीटमेंट करा लें, नहीं तो फिर वो जाके आगे चल के कैंसर के रूप ले लेंगे। और कार्सिनोमा ऑफ स्टोमिक का बहुत ही खराब प्रोग्नोसिस है, अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं। पेशेंट बहुत तरह से प्रेजेंट करते हैं, बहुत तकलीफ होती है। उसका जो ट्रीटमेंट मोडेलिटी भी है बहुत डिफरेंट है। तो बिना स्टोमिक के रहना बहुत दिक्कत है। तो इसलिए अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करा के सारा कुछ कर लेना बहुत जरूरी होती है।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर पेशेंट प्रेजेंट करते हैं तो पहले कुछ हम लोग लैब इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। तो लैब इन्वेस्टिगेशंस में एक स्टूल की यानी पैखाने की जांच है, जिसमें से हम लोग जो बैक्टीरिया का जो प्रोडक्ट है वो लोग डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें भी नहीं आए तो एक ब्रीथ टेस्ट होती है, एक हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक पेशेंट को पिलाते हैं और वो ब्रीथ करने बोलते हैं, क्योंकि जब वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब पेट में स्टमक में जाते हैं तो वो बैक्टीरिया उसको मेटाबोलाइज करता है, तो मेटाबोलाइज प्रोडक्ट चेंज हो जाता है अपना कलर, और वो जब ब्रीथ करता है तो उसमें आ जाता है, तो वो कलर कोडिंग से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इस पेशेंट को है कि नहीं। और सबसे अच्छा जो डायग्नोस्टिक है, रिलेबल जो डायग्नोस्टिक है, वो है अपर जी एंडोस्कोपी। तो हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं उस बंदे की या पेशेंट की, और जहां जहां पे अल्सर्स हैं वहां से हम लोग बायोप्सी ले लेते हैं, और बायोप्सी लेके एक क्लो टेस्ट वहीं पे जस्ट जहाँ पे इंडोस्कोपी करते हैं जस्ट वहीं पे क्लो टेस्ट में हम लोग डाल देते हैं, और वहीं पे रिजल्ट पॉजिटिव निगेटिव आ जाते हैं। अगर पॉजिटिव आ गए देन वी हैव टू स्टार्ट मेडिसिन। अगर बैक्टीरिया के कारण है देन वी हैव टू स्टार्ट द रेजिमेन, जो एच पाइलोरी की जो रेजिमेन है, कुछ एंटीबायोटिक की रेजिमेन है, चार चार मेडिसिन की रेजिमेन है, वो स्टार्ट करने पड़ते हैं फॉर 14 डेज। तो एटलीस्ट 2 वीक्स लगते हैं उसको हील करने में और बैक्टीरिया को किल करने में। अगर स्मोकिंग के वजह से हुई है या अल्कोहल कंजप्शन की वजह से ज्यादा हुई है या कुछ और स्ट्रेस के कारण हुई है देन वी हैव टू रिमूव दिस ऑल थिंग्स, देन वो सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएंगे खुद। पहले तो अगर पेशेंट आए हैं और मैंने स्टार्ट कर दिए मेडिसिन, क्योंकि सिम्टम्स तो हैं उसको और मेडिसिन को काम करने में टाइम लगेंगे, तो फर्स्टली हम लोग बोलते हैं कि डाइट थोड़ा अपना सॉफ्ट रखें, जिसमें से स्पाइसी फूड्स एकदम ना हो, वैसे फूड्स लें जिससे आपको सिम्टम्स नहीं एग्रेवेट हो। तो हम लोग तो बेटर होता है पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक अपना एक डायरी बना लीजिए, फूड डायरी। तो आप खाना खाए तो आप अपना फूड डायरी में एक सिम्टम्स एक स्कोरिंग कर लीजिए 1 to 10, अगर आज मैंने साग खाए तो मेरा सिम्टम्स कितना एग्रेवेट हुआ। स्कोरिंग के हिसाब से अगर 10 था तो आज 5 है, ठीक है, तो कल मैंने दाल लिया तो कितना हुआ, 3 है। तो उस डायरी से आपको पता चल जाएगा कौन से चीज खानी है कौन सी चीज नहीं खानी, क्योंकि हर का बॉडी अलग अलग है। अगर स्पाइसी फूड घर में बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो स्पाइसी फूड के कारण सही होंगे। और अगर आपने खिचड़ी वगैरह ले रही हैं शुरुआत के 2-3 दिन 4 दिन ले रहे हैं अगर खिचड़ी वगैरह, क्योंकि 3-4 दिन में अपना दवा स्टार्ट कर देगा काम करना, तो उससे उससे सिम्टम्स थोड़े अच्छे हो जाएंगे, तो डाइट अपना मॉडिफाई धीरे धीरे कर सकते हैं। चौथी चीज की एक मेडिकेशन जो होती है जो एसिड एसिड कम करने की दवा होती है, जिसको हम लोग प्रोटोन पंप इनहिबिटर कहते हैं, जिसमें पेंटोप्राजोल वगैरह रेविप्राजोल मेडिसिन होते हैं, तो हम लोग वैसे मेडिसिन से स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बॉडी का जो स्टमक का जो अपना एसिड का सेक्रीशन है वो घट जाए, ताकि वो सिम्टम्स एग्रेवेट ना हो। क्योंकि जो स्टोमिक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है तो वो स्टोमिक की एसिडिटी कही जाती है 2.5 पीएच है, 2 से 2.5 पीएच इतनी एसिडिटी होती है। तो स्टोमिक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वो अपना एक म्यूकस का लेयर का कोटिंग बनाते हैं, और वो म्यूकस का लेयर का कोटिंग अंदर बहुत सारे बायोकेमिस्ट्री चलती है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होती है, जिसके वजह से वो म्यूकस का सेक्रीशन होता है। तो या तो आप अपना म्यूकस का सेक्रीशन अच्छा रखें बॉडी का, या तो आप एसिड को कम कर लें। तो एसिड को कम करने के लिए हम लोग प्रोटोन पंप इनहिबिटर या कोई एंटा एसिड्स, तो उससे एसिडिटी कम हो जाती है तो सिम्टम्स भी रिजॉल्व हो जाते हैं। बट ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे म्यूकस का सेक्रेशन ज्यादा हो, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। बट अपनी डाइट ऐसा अच्छा रखें ताकि एसिडिटी कम, सेक्रेशंस कम हो, सिम्टम्स कम हो। कुछ भी खाते हैं वो जाके अटैच हो जाते हैं ऑर्गन से, स्टोमक के वाल से या फिर ओसोफेगस के वाल से या डोडम के वाल से, क्योंकि अपर जो पार्ट में जो खाने होते हैं वो थोड़ी पार्टिकल मैटर होते हैं। तो पानी पीने से क्या हो जाते हैं कि वो सब एडेजन जो होते हैं वो सब सब पार्टिकल सब निकल जाते हैं और इजीली अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गए, फिर वहां पे अपना जो डाइजेशन का प्रोडक्ट प्रोसेस है वो अपना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए कुछ भी खाने से पहले पानी पी लें, ताकि कुछ भी पहले से जो भी सटा उटा हो वो निकल जाए। बीच बीच में भी खाने के बीच में भी पानी ले सकते हैं। खाने के बाद पानी मना किया जाता है, क्योंकि अगर खाने के बाद आप पानी पीते हैं तो एक लेयर स्टोमक पे एक पानी का लेयर बनेगा, और वो फिर आपका प्रेशर डालेगा डायफ्राम पे, फिर वो दिन रिफ्लेक्स होने का चांस रहेगी। खाने से पहले पानी पी लें और बीच बीच में भी खाने के बीच में अपना पानी पीते रहें। अप्रोक्स कहा जाता है कि हर पेशेंट को या हर इंसान को 3 से 4 लीटर के आसपास में पानी पीनी चाहिए। पेप्टिक अल्सर का काउज अगर बैक्टीरिया है,
देन वो 14 to 20 डेज लगते हैं पेशेंट को ठीक होने में। अब वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाते हैं 14 डेज के बाद, 14 to 20 डेज के बाद रिजॉल्व हो जाते हैं। और अगर कुछ मेडिसिन खाने की वजह से हो रहे हैं, अगर वो मेडिसिन स्टॉप कर दिए तो वो दिन 5 डेज में ही वो पेशेंट रिकवर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर पेप्टिक अल्सर के कारण स्ट्रेस हैं तो स्ट्रेस में अच्छा खासा टाइम लग जाते हैं। अगर अपना स्ट्रेस अगर कम नहीं किए तो 1 मंथ 20 डेज, यानी स्ट्रेस पर डिपेंड है। अगर आपका स्ट्रेस नहीं गया तो वो हमेशा रहेंगे। और अगर लाइफ स्टाइल की वजह से है, स्मोकिंग की वजह से है या अल्कोहल की वजह से है, तो तुरंत ही खत्म करने पे 5 to 7 डेज में स्टार्ट हो जाते हैं रिकवरी। और अगर कार्सिनोमा की वजह से है, देन वी हैव टू डील विद कार्सिनोमा, फिर वो अलग ही टॉपिक हो जाती है जिसके मोडेलिटी अलग है, ट्रीटमेंट में बहुत खासा टाइम लग जाते हैं।